ये जैन दर्शन में जो स्याद्वाद का सिद्धांत है, यानी कि जिसको कहते हैं कि द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ऑफ नॉलेज। तो स्याद्वाद के सिद्धांत के विषय में आज जानेंगे कि स्याद्वाद का सिद्धांत आखिर है क्या। जो जैन लोग हैं वो ये मानते हैं कि जो वस्तु होती है उसके अनंत गुण होते हैं, और जो मनुष्य है वस्तु के एक गुण का ज्ञान एक समय मात्र प्राप्त कर सकता है, और वस्तु के अनंत गुणों का ज्ञान केवल मुक्त व्यक्ति के द्वारा ही संभव है। साधारण मनुष्य जो है सबका जो ज्ञान, जो साधारण मनुष्य के पास जो ज्ञान होता है वह अपूर्ण और आंशिक होता है, यानी कि वह वस्तु के छोटे ही स्वरूप को समझ पाता है। वस्तु के इसी आंशिक ज्ञान को नय कहते हैं, यानी कि नय जो है किसी भी वस्तु को समझने का विभिन्न दृष्टिकोण है, और यह सत्य का आंशिक रूप कहा जाता है। इनसे सापेक्ष की प्राप्ति होती है, निरपेक्ष सत्य की नहीं। सापेक्ष सत्य तो प्राप्त होता है। तो यही जो सापेक्षता का सिद्धांत है, ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत, इसी को हम स्याद्वाद का सिद्धांत कहते हैं जैन दर्शन में। तो जो भी हम किसी भी वस्तु के विषय में जो कुछ भी हम निर्णय लेते हैं वह सभी दृष्टियों से सत्य नहीं होता है। उसकी सत्यता विशेष परिस्थिति एवं विशेष दृष्टि से ही मानी जा सकती है, और लोगों के बीच मतभेद रहने का कारण यह है कि वह अपने विचारों को नितांत सत्य मानने लगता है तथा दूसरों के विचारों की उपेक्षा करता है। इसे पूर्ण रूप से समझने के लिए जैनों ने हाथी और 6 अंधों का दृष्टांत जैन दर्शन में दिया जाता है। और 6 अंधे होते हैं, हाथी के आकार का ज्ञान जानने के लिए हाथी के सभी अंगों का स्पर्श करते हैं। जो अंधा अपने हाथ से जिस हाथी के जिस भाग को स्पर्श करता है उसी को हाथी का पूरा भाग समझता है। जो अंधा हाथी के पैर को पकड़ता है वह हाथी को खंबे जैसा मानता है, और जो सूंड को स्पर्श करता है वह हाथी को अजगर जैसा बताता है। जो पूंछ को छूता है वह रस्सी जैसा बताता है। जो पेट को छूता है दीवार जैसा बताता है। मस्तक छूता है छाती के समान बताता है, और जो कान को छूता है वो कहता है कि ये पंखे जैसा है। प्रत्येक अंधा सोचता है कि उसी का ज्ञान सब कुछ है। शेष गलत है। सभी अंधों के ज्ञान गलत है, क्योंकि सब हाथी के किसी एक अंग को स्पर्श किए हैं। विभिन्न दर्शनों में जो मतभेद पाया जाता है उसका भी कारण यही है कि प्रत्येक दर्शन में यह सोचा जाता है कि उसका मत किसी दृष्टि विशेष पर निर्भर है। तो दार्शनिक विचार में मतभेद होने की संभावना नहीं रहती। जिस प्रकार हाथी का वर्णन अंधों के द्वारा किया जाता है भिन्न दृष्टिकोण से ठीक है, उसी प्रकार विभिन्न दार्शनिक विचार भी अपने मत से युक्ति संगत हो सकते हैं। इसी कारण से जैन दर्शन में प्रत्येक नय के आरंभ में स्यात् शब्द जोड़ देने का निर्देश किया गया है। जैसे कि हम देखते हैं टेबल लाल है, तो जैन दर्शन के अनुसार हम कहना चाहिए स्याद्वाद के सिद्धांत के अनुसार स्यात् टेबुल लाल है। यदि कहा जाए कि टेबुल लाल है तो इसमें अनेक प्रकार की भ्रांतियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। जैसे अंधे जब हाथी के स्वरूप की व्याख्या करते समय अगर स्यात् शब्द का अगर प्रयोग करते तो कहते कि स्यात् हाथी खंबे जैसा है, तो उनके मत को दोष रहित माना जाता है। ऐसी स्थिति में जो है सभी अंधों की बातें ठीक ढंग से और अपनी दृष्टि से पूर्णतया यथार्थ होती। तो इसको ही स्याद्वाद का कहा जाता है। इसलिए स्याद्वाद का सिद्धांत वह है जो मानता है कि मनुष्य का ज्ञान एकांगी और आंशिक है, यानी कि पूर्ण ज्ञान नहीं है। तो आंशिक ज्ञान ही स्याद्वाद है। तो जैन दर्शन में जो परामर्श 7 प्रकार के माने गए हैं, और तर्क शास्त्र में परामर्श के 2 भेद माने जाते हैं, भावात्मक और निषेधात्मक। तर्कशास्त्र की दृष्टि से भावात्मक
वाक्य का उदाहरण अ ब है, निषेधात्मक वाक्य का अ ब नहीं है। जैन दर्शन में इसमें कुछ जैन लोग इसमें कुछ संशोधन कर देते हैं, दोनों में स्यात् शब्द जोड़ देते हैं। अब इसका स्वरूप हो जाएगा स्यात् अ ब है, स्यात् अ ब नहीं है। जैन दर्शन के जो है 7 प्रकार के परामर्श के अंतर्गत ये 2 परामर्श भी निहित हैं। तो जैन दर्शन इसी वर्गीकरण को सप्तभंगी न्याय का कहता है। सप्तभंगी न्याय की चर्चा आप करते हैं। स्यात् अस्ति यानी पहला, स्यात् अस्ति यानी कि यह पहला परामर्श है। जैसे यह कहा जाए स्यात् दीवार लाल है, तो यह भावात्मक वाक्य है, ठीक है। अब जैसे कि स्यात् नास्ति, अब इसमें यह अभावात्मक परामर्श है। जैसे टेबल के संदर्भ में स्यात् टेबल इस कोठरी के अंदर नहीं है, इसका अर्थ ये नहीं होता है कि कोठरी में कोई टेबल नहीं है। स्यात् शब्द से इसका बोध होता है कि विशेष रूप रंग का टेबल विशेष समय में कोठरी के अंदर नहीं है। स्यात् शब्द से स्थान काल रंग का बोध होता है। स्यात् शब्द से यह बोध होता है कि जिस टेबल के संबंध में परामर्श हुआ वह टेबल इस कोठरी में मौजूद नहीं है। स्यात् अस्ति च नास्ति च, वस्तु की सत्ता एक दृष्टिकोण से हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। घड़े के उदाहरण में घड़ा लाल भी हो सकता है और नहीं भी लाल हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में स्यात् है और स्यात् नहीं है का ही प्रयोग हो सकता है। चौथा है स्यात् अव्यक्तम, अव्यक्तम व्यम। यदि किसी परामर्श में परस्पर विरोधी गुणों के संबंध में एक साथ विचार करना हो तो उसके विषय में स्यात् अव्यक्तम का प्रयोग होता है। लाल टेबल के संबंध में कभी ऐसा भी हो सकता है जब उसके बारे में निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि वह लाल है या काला। और टेबल के इस रंग की व्याख्या के लिए स्यात् अव्यक्तम का प्रयोग वांछनीय है। यह चौथा परामर्श है। जैनों का चौथा परामर्श महत्वपूर्ण जचता है। सभी प्रश्नों का उत्तर भावात्मक या निषेधात्मक रूप में प्रस्तुत करना वांछनीय नहीं है। और चौथा परामर्श इस बात का सबूत है कि वे विरोध को एक दोष के रूप में स्वीकार करते हैं, इसलिए वे मौन रहने का आदेश देते हैं। पांचवा है स्यात् अस्ति च अव्यक्तम च, यानी कि वस्तु के एक समय में हो सकती है और फिर भी अव्यक्तम रह सकती है। किसी विशेष दृष्टि से कलम को लाल कहा जा सकता है, परंतु जब दृष्टि का स्पष्ट संकेत न हो तो कलम के रंग का वर्णन असंभव हो जाता है। अतः कलम लाल है और अव्यक्तम है। यह परामर्श पहले और चौथे को जोड़ने से प्राप्त होता है। छठवां है स्यात् नास्ति च अव्यक्तम च। तो इसमें क्या है, दूसरा और चौथा परामर्श इसको मिला देने से छठे परामर्श की प्राप्ति हो जाती है। किसी विशेष दृष्टिकोण से किसी भी वस्तु के विषय में नहीं है कह सकते हैं, परंतु दृष्टि स्पष्ट न होने पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अतः कलम लाल नहीं है और अव्यक्तम भी है। और सातवां है स्यात् अस्ति च नास्ति च अव्यक्तम च, यानी कि इनके अनुसार दृष्टि से कलम लाल है, दूसरी दृष्टि से लाल नहीं है, और जब दृष्टिकोण अस्पष्ट हो तो अव्यक्तम है। यह परामर्श तीसरे और चौथे को जोड़कर बनाया गया है। संक्षेप में सप्तभंगी न्याय के ऐसे सिद्धांतों को इस प्रकार से कहा जाता है। पहला है स्यात् है यानी स्यात् अस्ति, दूसरा स्यात् नहीं है स्यात् नास्ति, तीसरा है स्यात् है तथा नहीं भी है स्यात् अस्ति च नास्ति च, चौथा है स्यात् अव्यक्त है स्यात् अव्यक्तम, पांचवा स्यात् है तथा अव्यक्त भी है स्यात् अस्ति च अव्यक्तम च, छठा है स्यात् नहीं है और अव्यक्त भी है स्यात् नास्ति च अव्यक्तम च, सातवां है स्यात् है नहीं है तथा अव्यक्त भी है स्यात् अस्ति च नास्ति च अव्यक्तम च। इस प्रकार से सप्तभंगी न्याय को देखने से पूछा जा सकता है कि क्या सात ही क्यों मानी गई है। तो जैन का 7 वाक्य पर आकर रुकना न्याय संगत है। अस्ति नास्ति और अव्यक्तम पर एक साथ विचार करने से 7 भेद हो जाते हैं। इस प्रकार 7 वाक्यों को न 7 से कम माना जा सकता है और न 7 से अधिक। तो इस प्रकार से स्यात्वाद का सिद्धांत इस प्रकार से कंप्लीट हुआ।